Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मैंने जो कोर्स टाइटल प्रपोज किया है उसका शीर्षक है पब्लिक पॉलिसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में लोक नीति और विकेंद्रीकरण और प्रशासन की जो राजनीति है उसके तहत आज जिस विषय पे मैं आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ, आज ये लेक्चर नंबर 10 है, वो न्यू पब्लिक सर्विस है, यानी नवीन लोक सेवा। नवीन लोक सेवा अचानक से या सडनली लोक प्रशासन में जो है वो उदित नहीं हुआ है। जैसा हम जानते हैं इसके पीछे एक लंबा हिस्ट्री है, किस तरह से जो है लोक प्रशासन 1885 के बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उभार होता है। वुड्रो विल्सन इसके पिता कहलाते हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का नोशन दिया था। वुड्रो विल्सन का ऐसा मानना था कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति का तात्पर्य जो है वो नीतियों के निर्माण से है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का तारोकार जो है वो नीतियों के क्रियान्वयन से है। तो दोनों अलग अलग एरिया है, दोनों कम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता। उसके साथ साथ वुड्रो विल्सन के साथ कुछ और, वुड्रो विल्सन की प्रख्यात कृति थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने विस्तार से ये कोशिश की थी कि लोक प्रशासन को कैसे विज्ञान बनाया जाए। और वुड्रो विल्सन के साथ दो और स्कॉलर थे उस खास एरिया में, मतलब स्पेन ऑफ टाइम में 1885 से 1926 की अगर बात करूँ तो एक गुडनाउ और दूसरा एल.डी. वाइट, और इन दोनों ने भी लगभग वही सुर मिलाया जो वुड्रो विल्सन कह रहे थे। उसके बाद 1926-27 के बाद एक बड़ा काल आता है लगभग 10 वर्षों का, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोशिश की गई कि किस तरह से इसे मूल्य मुक्त डिसिप्लिन के रूप में जो है इसे इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि लोक प्रशासन तो आ चुका था, लोक प्रशासन की खोज हो चुकी थी, लेकिन उसे सीरियस डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश करना एक चुनौती थी। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे स्कॉलरों की एक जमात है जिन्होंने ऐसा माना कि लोक प्रशासन को कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बनाना है। उसमें सबसे पहला जो थेरी एक सिस्टमेटिक आता है वो है क्लासिकल थेरी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थेरी। इसको हेनरी फेयोल, लूथर गुले कोर्विक और कुछ और विचारकों ने मिलकर दिया था। क्लासिकल थेरी जो है में आप जान रहे हैं कि हेनरी फेयोल का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, 5 कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, जिसमें वो POCCC की बात करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। और उसके साथ साथ लूथर गुलिक पोस्ट कॉर्ब लेके आते हैं। पोस्ट कॉर्ब मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, POSD। मैं आपको लिख के भी कुछ बताता हूँ, POSDCORB मतलब प्लानिंग, P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। मतलब प्लानिंग मतलब योजना कैसे बनाते हैं, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की क्या भूमिका होती है, डायरेक्शन किस तरह से जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ये CO मीन्स कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय संगठन में कितना जरूरी है। R फॉर रिपोर्टिंग मतलब अगर कोई मातहत या कोई सबॉर्डिनेट कुछ काम कर रहा है तो क्या वो ईच और एवरी वर्क के रिगार्डिंग अपने बॉस को मतलब रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा। और B फॉर बजटिंग यानी कि बजट क्या है, राजस्व क्या है मतलब किसी काम को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब ला रहे थे, आप देख रहे हो कि तो इसका मेन पर्पस ही है लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना, मतलब लोक प्रशासन वैज्ञानिक बने। तब उनको लग रहा था कि शायद ज़्यादा उसको सीरियसली अटेंशन मिलेगा लोक प्रशासन को। लेकिन ठीक उसके बाद के काल में जैसे आप आते हैं, मतलब ठीक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बाद का काल, तो उसको चैलेंजेस दिया जाने लगा। जो लोग कह रहे थे विज्ञान है विज्ञान है विज्ञान है, उसको विचारकों की दूसरी समूहों ने क्या किया कि उसको चैलेंज दिया। उसमें इंपॉर्टेंट नाम आप जानते हैं एल्टन मेयो का है। एल्टन मेयो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी करते हैं और एल्टन मेयो अपने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में इस बात को जस्टिफाइड करते हैं कि कैसे साइंस ही सब कुछ नहीं है,
बल्कि ह्यूमन का यानी मनुष्य का जो है सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जो मजदूर काम करते हैं वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अगर संतुष्ट हैं तो वो भी उत्पादकता को बढ़ाती है। तो केवल विज्ञान लोक प्रशासन नहीं है बल्कि कला भी है, वो थोड़ा सा जो है दूसरे फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश कर। इनफॉर्मल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्टन मेयो के अलावा एक स्कॉलर हर्बर्ट साइमन है जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और बाकी क्लासिकल थियरिस्ट को वो कहते हैं ये सभी लोक प्रशासन के प्रोवर्ब है, इन्होंने दिया है यानी कहावत दिया है जो लोक प्रशासन का वैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये पूरा एक ट्रेडिशन चल रहा है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। उसी पूरे फेहरिस्त में 1970s में आप जो ये एनपीए देख रहे हैं स्लाइड में, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है जिसको हम जो है नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। हुआ ये है कि लोक प्रशासन में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मिन्नोब्रुक फर्स्ट, मिन्नोब्रुक सेकेंड एंड मिन्नोब्रुक थर्ड। और मिन्नोब्रुक फर्स्ट के बाद ये कंसेप्ट आता है एनपीए का, उसी तरह मिन्नोब्रुक सेकेंड के बाद कंसेप्ट आता है एनपीएम का। हर 20 साल में मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। तो एनपीए जो है उसको आने के पीछे की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो 60 का दशक अमेरिका के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। चुनौतीपूर्ण 2 कारणों से विशेष रूप से था। पहला, अमेरिका में जो है वो वियतनाम के साथ युद्ध हो रहा था, बहुत आंतरिक और बाह्य स्थिति जो है बहुत अस्थिर थी और उस पर प्रशासन पे भी इसका असर पड़ रहा था। और दूसरा कि जो पूरा पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिन अमेरिका में एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पे बूढ़े ओल्ड एज थेरिस्ट का दबदबा था। उन्होंने पूरा लोक प्रशासन के ऊपर कब्जा जमाया हुआ था। तो उससे उस पूरे माहौल में आप कह सकते हैं कि एक तरह का उथल पुथल, एक तरह की अनिश्चितता, एक तरह का असंतोष, एक तरह की विरक्ता लोक प्रशासन में देखी गई। लोक प्रशासन लग रहा था कि अलग तरह के ठहराव के समय से गुजर रहा है। लेकिन जैसा कि हम खुद भी जानते हैं कि जब जब हमारे जीवन में जटिलता आती है, ठहराव आता है, कुछ रुग्णता आती है, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ भी निकल के सामने आती है। वही लोक प्रशासन के साथ भी हुआ। 2 इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग लिखी, फ्रैंक मेरिनी उसमें एक है और उनकी ये किताब टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 71 में पब्लिश होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। और दूसरा ड्वाइट वॉल्डो की ये किताब है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, यानी उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन। इसने निश्चित तौर पे एक शुरुआती जो है किरण, आशा की किरण लोक प्रशासन के लिए दिखाया जो बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है। जब हम बात कर रहे हैं कि मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस के साथ एनपीए आया तो वो एक दिन का काम नहीं है, उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड है। तो एक इम्पॉर्टेंट था सार्वजनिक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, हनी रिपोर्ट पब्लिश्ड होती है 1967 में, जिसमें इस बात पे बातचीत हुई कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाया जाए पब्लिक पॉलिटिकल साइंस से, किस तरह से उच्च शिक्षा में लोक प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, किस तरह से शोध की गुंजाइशों को लाया जाए, और कमीशन की बात भी की गई कि इस्टेब्लिश किया जाए। उसी तरह लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी जो दूसरा कॉन्फ्रेंस था वो भी इम्पोर्टेंट था। इसे फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। फिलाडेल्फिया में ये हुआ था 1967 में, और ये भी इसी तरह के सवालों से जूझ रहा था कि कुछ जो थ्योरी है लोक प्रशासन के और जो प्रैक्टिस है लोक प्रशासन का, उसमें जो भारी अंतर है उसका क्या कारण है, उसे कैसे पाटा जाए। तीसरा मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हम जानते हैं कि 1968 में होता है। इसके बारे में अभी अगले स्लाइड्स में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और वो दोनों कृति जो कि अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया, ये भी इसके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान करता है, यानी फ्रैंक मेरिनी की किताब टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस और ड्वाइट वॉल्डो की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। 4 थीम है एनपीए का। एनपीए को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 4 थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से 4 कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप नवीन लोक प्रशासन को समझना चाहते हैं तो ये 4 थीम पे जरूर विचार करेंगे। पहला है प्रासंगिकता, यानी कि रेलेवेंस। जो लोक प्रशासन 1885 ऑनवर्ड्स बन रहा है वो उस समय की समाज की चुनौतियों और ज़रूरतों के हिसाब से बना था, और आज के समकालीन समाज में, यानी जिस समाज में एनपीए आ रहा था, उस समाज की जो मौजूदा चुनौतियां थी, क्या वो उस चुनौतियों का, उस समस्याओं का जवाब देने के लिए फ़िक्रमंद है, प्रासंगिक है? ये पहला सवाल था, और एनपीए ने पाया कि वर्तमान जो है लोक प्रशासन उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी प्रासंगिकता के सवाल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वैल्यू,
जब हम वुड्रो विल्सन को पढ़ते हैं तो वुड्रो विल्सन और बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाले थियरिस्ट ऐसा मानते थे कि लोक प्रशासन को मूल्य मुक्त करना है, हमें फैक्ट बेस्ड करना है, हमें साइंटिफिक बनाना है। लेकिन फिर से अगर आप देखिएगा एनपीए, तो एनपीए के आते के साथ ही मूल्य के उन्मुक्तता के सवाल को खारिज किया गया और ये कहा गया कि लोक प्रशासन के लिए मूल्यों की अति आवश्यकता है। मूल्य के बगैर कोई भी प्रशासन टिक नहीं सकता और प्रशासन के लिए तो मूल्य अति अनिवार्य है। इसीलिए नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मूल्यों को खास तौर पे फोकस किया। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज इक्वालिटी। सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करना एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया था एनपीए ने। दरअसल हम जानते हैं कि आज का सोसाइटी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, वहाँ समाज में जिस तरह से अंतर है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, समाज के वंचित वर्गों और जो वर्ग बहुत मतलब संपन्न है उनके वर्ग के बीच, तो एनपीए का क्या ड्यूटी है? एनपीए का प्रमुख इसमें उद्देश्य एक समतामूलक समाज के सृजन में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में खड़ा हो। नवीन लोक प्रशासन इसी उद्देश्य के साथ आया कि वो समाज में एक तरह से जो खाई है उसको पाटने का काम करेगा। एंड फाइनली परिवर्तन, यानी एनपीए ने बार बार दोहराया कि हमें समाज में यथास्थिति के स्थान पे, यानी जो स्टेटस क्यो है, जहां हम परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं देखते, उसके स्थान पे वो बार बार कह रहा था कि परिवर्तन हमें चाहिए। परिवर्तन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो समाज का उन्नति होगा, समाज में गतिशीलता आएगी और समाज समावेशी बनेगी। और अगर हम स्टेटस क्यो को फॉलो करते रहे, यथास्थिति को फॉलो करते रहे, तो समाज में जड़ता आ जाएगी। तो प्रशासन को गतिशील बनाने के लिए उसने फोकस किया कि कैसे परिवर्तन को हम लागू करेंगे। इसके साथ साथ नवीन लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं भी हैं और इस विशेषताओं को मुझे ध्यान में है कि एक स्कॉलर है जिनका नाम फ्रेडरिक्सन है। फ्रेडरिक्सन ने इन विशेषताओं को रेखांकित किया है। फ्रेडरिक्सन कहते हैं कि ये निम्नलिखित जो है विशेषताएं लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। पहला है सांगठनिक और ऑपरेशनल लचीलापन, यानी ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप रिजिड होकर काम नहीं कर सकते, आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, अपनी चार दीवारी को खोलना पड़ेगा, चाहे वो सांगठनिक स्तर पे हो चाहे वो व्यवहारिक स्तर पे है, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड वन इज लोक प्रशासन में तार्किकता, यानी रैशनैलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विदाउट रैशनैलिटी वी कांट डू एनीथिंग, बिकॉज वी नो डैट हम जो है नॉर्म्स पे तो बात करते हैं, हम गॉसिप पे बात करते हैं, लेकिन हर चीज का कुछ आधार होना चाहिए। तो तार्किकता से इतर आप लोक प्रशासन को नहीं कर सकते। लोक प्रशासन के लिए तार्किकता भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज प्रवृत्तियों और निष्पादन के माध्यम से प्रशासनिक नियोक्ताओं के साथ नागरिकों की संतुष्टि, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एम्प्लॉय है उनके सेटिस्फेक्शन की तो बात आप करते ही रहे, उनका सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उनका भी सेटिस्फेक्शन। और दोनों का सेटिस्फेक्शन होगा तो उससे निष्पादन पे, उस पे परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ेगा। तो वो दोनों लेवल पे सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं नवीन लोक प्रशासन वाले। नेक्स्ट वन इज विविध ज्ञान के स्रोतों से विषय को पुष्ट करना, यानी जब आप एक सीरियस डिसिप्लिन के रूप में अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, एक पुष्ट डिसिप्लिन के रूप में अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने जो स्रोत हैं, अपने जो सोर्सेज हैं, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करिए और अलग अलग सोर्सेज से, इंटरडिसिप्लिनरी सोर्सेज से अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए, यानी अंतः विषयक स्रोतों का प्रयोग करे लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन उससे और डेंस और स्ट्रेंथन होगा और सशक्त होगा। तो इसलिए विविध ज्ञान के स्रोतों के से भी इसको पुष्ट करने की बात की गई है। और फाइनली सांगठनिक संरचना के लिए एक डायनामिक उपागम, जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी एक डायनामिक उपागम की जरूरत है। जो टॉप टू बॉटम का स्ट्रक्चर है या जो विद इन स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कर रहा है, उसमें भी एक तरह का जो है आपको डायनामिक संदर्भ लाना पड़ेगा, उसे गतिशील बनाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इसके साथ जो है नवीन लोक प्रशासन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है पड़ाव है एनपीएस को समझने का, वो आपने समझा और ये भी समझा कि कैसे मिनो ब्रूक फर्स्ट के बाद जो है 1968 के बाद जो समाज में लोक प्रशासन में, अमेरिकी लोक प्रशासन में जो जड़ता की स्थिति थी, उसको दूर करने के लिए जो है एनपीए आता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें किस तरह से वो अपने दावों को, चाहे वो रेलेवेंस हो, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो सोशल इक्विटी हो, चाहे वो चेंज हो, उसको किस तरह से स्थापित करने की बात करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पड़ाव है वो है एनपीएम। एनपीएम मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट।
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जैसा मैंने पिछले उसमें कहा कि ये मिन्नोब्रुक सेकेंड के बाद 1988 के उपरांत एनपीएम की संकल्पना आती है और ये लोक प्रशासन में एक प्रकार का पैराडाइम शिफ्ट है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि युगांतकारी परिवर्तन के रूप में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये लिबरलाइजेशन के टाइम का नोशन है और इसी कारण से ये 3 E's पर आधारित है: कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशालीता, मतलब इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। इसलिए कार्यकुशलता लाइएगा, क्योंकि कार्यकुशल होने से क्या होगा कि आप प्रोडक्टिविटी अच्छा करिएगा। गैर कार्यकुशल व्यक्ति जो है कोई भी अच्छे टास्क को निष्पादन कर ही नहीं सकता। इसलिए इनका पहला मोटो था कि हाउ टू एस्टैब्लिश एफिशिएंसी। दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि आप कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट कैसे प्राप्त करिएगा, किफ़ायती तरीके से कैसे काम कीजिएगा। तो मितव्ययिता भी जो है इनका एक इंपॉर्टेंट स्लोगन था। एंड थर्ड वन इज प्रभावशालीता, यानी इफेक्टिवनेस। कितना प्रभावी तरीके से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िएगा, उसको अचीव करने के लिए प्रयास करिएगा। तो प्रबंधन पर बल देने वाली यह संकल्पना प्राइवेट इज बेटर देन पब्लिक, यानी निजी सार्वजनिक से बेहतर है, को स्थापित करती है। जैसा मैंने आपको बताया लिबरलाइजेशन के टाइम का ये पूरा संकल्पना है, तो ये ऑब्वियसली पब्लिक की तुलना में जो है प्राइवेट को ज़्यादा तवज्जो देगी। और ये कहीं कहीं ये भी कहती है कि हाउ प्राइवेट इज़ गुड, पब्लिक इज़ बैड, यानी जो निजी संस्थाएं हैं वो अच्छी है, सार्वजनिक संस्थाएं बुरी है। इस तरह का स्लोगन ये जो है समय समय पर देती रही है। मिन्नोब्रुक सेकेंड के बाद विद्वानों के जो है 2 समूह का उभार होता है। पहला मानता था कि लोक प्रशासन एक विमर्श के रूप में मृत प्राय और अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि राज्यों के द्वारा शासित सरकार गवर्नमेंट बाय द स्टेट को गवर्नमेंट बाय मार्केट ने पदस्थापित कर लिया है। वो कह रहे हैं कि अब जो है स्टेट का कोई रेलेवेंस नहीं, इसलिए जो गवर्नमेंट बाय स्टेट था, राज्य जो शासित कर रही थी, उसको बाजार अब शासित कर रहा है। और दूसरा समूह जिसमें वॉल्डो जैसे विद्वान भी सामने थे, उन्होंने माना कि लोक प्रशासन एक नए दौर में है जिसमें खुद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को री इन्वेंट करना चाहिए, खुद को परिभाषित करना चाहिए। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट थेरिस्ट का जो है ग्रुप है वो उस समय इमर्ज कर रहा था। जहाँ तक सैद्धांतिक आधारशिला यानी कि फिलोसफिकल बैकग्राउंड का बात है, आप देखिएगा 2 स्कॉलर के काम से आप इसके फिलॉसफी या उसके बैकग्राउंड को समझ सकते हैं। पहला है निस्किनन। निस्किनन ऐसे 1960s से ही बहुत सक्रिय थे। 71 में पब्लिक चॉइस थ्योरी लेके आते हैं और पब्लिक चॉइस थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल यानी व्यक्ति जो है वो तार्किक रूप से बहुत संपन्न है, वो रैशनल है और वो जानता है कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड क्या है और नीड के हिसाब से वो डिमांड करता है, यानी उसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के हिसाब से वो मांग करता है। तो इंडिविजुअल को और कोई गाइड कर ही नहीं सकता, वो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है, वो उसे पता है कि उसको ज़रूरत क्या है और वो इसी हिसाब से वो अलग अलग अल्टरनेटिव्स में से किसी चीज़ का चयन करता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि थ्रू लिबरलाइजेशन हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पब्लिक आर मतलब ह्यूमन बीइंग आर एबल टू चूज हीज और हर मतलब चॉइसेस, उसको पता है उसका चयन क्या है, वो उसको चुनने में वो माहिर है। उसी तरह दूसरे स्कॉलर है मार्गरेट थ्रेचर और रोनाल्ड रीगन। आप जानते हैं थ्रेचर का संबंध जो है यूके से रहा, रोनाल्ड रीगन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इन दोनों ने न्यू राइट थ्योरी दिया। न्यू राइट थ्योरी ऐसा मान के चलता था कि किस तरह से धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर राज्य को पीछे करना चाहिए और बाजार को बाहर लाना चाहिए। मतलब वो कहता है रोलिंग बैक ऑफ स्टेट और मार्केट को ज़्यादा स्ट्रेंथन करे, बाजार को कैसे मजबूत बनाए। तो ये संकल्पना भी कहीं ना कहीं इसके आधार में काम कर रही थी। और यहीं पे सैप भी आ रहा है। आप देखिए आपके स्लाइड में सैप का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, यानी कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। ये दरअसल होता क्या है कि 1970s ऑनवर्ड्स बहुत सारी ऐसे देशों में जहाँ तेल उत्पादन हो रहा था वहाँ पे आर्थिक मंदी आ गई और उनके पास पैसा नहीं था। वो जब वर्ल्ड बैंक IMF से कह रहे थे कि हमें आप कर्ज दीजिए, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक IMF ने कहा कि मैं आपको कर्ज दूंगा, आपको बस हमारी एक शर्त माननी है। तो उन्होंने कहा क्या शर्त माननी है? तो उन्होंने कहा शर्त ये माननी है कि यू हैव टू रीस्ट्रक्चर योर इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइंस। आपको अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को हमारे दिशा निर्देश के हिसाब से ढालना पड़ेगा। और यही है सैप। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फंड दिया, उन्होंने ऐड दिया उनको, और साथ ही साथ पूरे स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से चेंज करवाया, जहां मूल मंतव्य यही था कि बाजार को कैसे कैसे खोलिए और मार्केट को वहां पीछे करते जाइए। तो ये पूरा संकल्पना जो कहीं ना कहीं है टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, टुवर्ड्स जो है लिबरलाइजेशन की तरफ है, और वहीं से इसका डेवलपमेंट होता है।
अगला, अगर आप एनपीएम को समझना चाहते हैं तो एनपीएम को आप, एक फेमस स्कॉलर हैं डेविड ऑसबर्न और गैबलर, उनके काम से, उनके किताब से आप उनको समझ सकते हैं। उनकी किताब का शीर्षक ही था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, यानी सरकार को कैसे पुनः खोज किया जाए। और पुनः खोज सरकार को करने की चेष्टा में वो कहते हैं, एक फेमस कोटेशन देते हैं, वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नमेंट, और इन अदर वर्ड्स बेटर गवर्नेंस। हमें ज़्यादा सरकार की ज़रूरत नहीं है, हमें बेहतर सरकार की जरूरत है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है। ऑसबर्न और गैबलर अपनी किताब री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में 8 डिफरेंट तरह के सरकार के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज कैटलिस्ट गवर्नमेंट, यानी उत्प्रेरक सरकार। मतलब नियंत्रण के स्थान पर उत्प्रेरण होना चाहिए। सरकार कंट्रोलिंग पावर ना रखे, नियंत्रण ना रखे, बल्कि वो फैसिलिटेटर के रूप में हो, वो जो है चीज़ों को सुलभ कराने वाली हो। सेकेंड वन इज़ कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट, यानी समुदाय स्वामित्व सरकार, जो सशक्त ना हो, जो सशक्त करना, ना कि सेवा प्रदान करना। यहाँ पे जो है सशक्त नहीं होना चाहिए, उसको सेवा प्रदान करने वाली भावना से युक्त होना चाहिए। थर्ड वन इज़ कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, यानी प्रतिस्पर्धी सरकार, सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का पूट करना। विदाउट कंपटीशन वी कांट अचीव एनीथिंग। तो हमें प्रतिस्पर्धा को रखना चाहिए, और प्रतिस्पर्धा क्या करता है, हमेशा बेहतर निष्पादन के लिए काम करता है, ये मान के चलता है ऑसबर्न और गैबलर। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज़ मिशन ड्रिवन सरकार, यानी मिशन अभिमुखी सरकार। शासन को मिशन अभिमुखी बनाना, यानी अगर हम शासन कर रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं, तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ मिशन है, और उस मिशन को हमें टारगेट करना है, हमें उसे टच करना है, हमें उसको, उस लक्ष्य को हासिल करना है। तो मिशन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट, यानी इसके हिसाब से ऑसबर्न और गैबलर के री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के हिसाब से वो ग्राहक अभिमुखी सरकार की बात कर रही है। मतलब ग्राहकों की ज़रूरतों को जो पूरा करे, ऐसी सरकार चाहिए, ना कि नौकरशाही की ज़रूरतों को। आपको याद होना चाहिए, ट्रेडिशनल अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसी सरकार की बात की गई है जो नौकरशाही के हितों को पूरा करती है, लेकिन यहाँ ऐसी सरकार की बात की गई है जो कि ग्राहकों के ज़रूरतों को पूरा करती हो। नेक्स्ट वन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। इस मॉडल में पद सोपान की जगह विकेंद्रीकरण और सहभागिता की बात की गई है, और जैसे ही केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, फिर से हम अंतर देख सकते हैं। ट्रेडिशनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बेबेरियन मॉडल है या दूसरे अन्य लोगों का सिद्धांत है, वो सब लोग जो है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन जो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट का मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट की बात करता है, यानी विकेंद्रीकृत गवर्नमेंट की बात करता है, जहाँ सहभागिता के इम्पोर्टेंट जो है वो एक टूल के रूप में है। एंड लास्ट वन इज मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, यानी बाजार शक्तियों के माध्यम से परिवर्तन होगा। यहाँ राज्य की शक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए जरूरी क्या है, बाजार की शक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सक रहे हैं पूरी तरह से किस तरह से स्टेट कंट्रोल से मार्केट कंट्रोल की तरफ जो है पूरा ये जो है नोशन शिफ्ट कर रहा है। हेज एंड अकर्ने ने 1997 में भी 5 कोर प्रिंसिपल ऑफ एनपीएम बताया है। ये भी बताते हैं कि जो नवीन लोक प्रबंधन है उससे जुड़ा 5 केंद्रीय सिद्धांत है। पहला है डाउन साइजिंग, यानी आप देख रहे हैं कि जैसे बेबेरियन मॉडल या पहले के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखिएगा तो वहाँ पे साइजिंग बहुत व्यापक था, बहुत व्यापक आकार के संगठन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे डाउन साइजिंग की बात की जा रही है, यानी कि सरकार के आकार और विषय क्षेत्र सबको न्यून करना है, कम करना है। सरकार हर जगह हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार आर्थिक मामलों से बाहर होते जाएगी, सरकार जो है केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित रहेगी। तो और सरकार का पूरा आकार जो है वो कम किया जाएगा, यानी डाउन साइज किया जाएगा। सेकेंड वन इज मैनेजरियलिज्म को ये बहुत फोकस करता है, यानी सरकार के कार्यशैली उनके पूरे कार्यविधि में प्रबंधन को खास जोर दिया गया है, इसमें व्यावसायिक जो है पोजीशन को जोर दिया है इसमें। नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की बात ये फिर से कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, यानी नौकरशाहीकरण। परंपरागत बेबेरियन मॉडल क्या कह रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी को फोकस कर रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी को सबसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही क्रियान्वयन होगा, और यहाँ पे परंपरागत नौकरशाहीकृत मॉडल से अलग यहाँ पे वी नौकरशाही की बात की जा रही है, यानी नौकरशाही की उस परंपरागत संकल्पना को वे अस्वीकृत करता है।
एंड लास्ट वन इज़ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण की तरफ उन्मुख। जैसे कि हम जान रहे हैं कि स्टेट कमज़ोर हो रहा है, जैसे हम जान रहे हैं कि बाजार के हाथ में व्यवस्थाएं आ रही है, यानी पूर्ण रूप से हम ये मान के चलते हैं कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरह जो है पूरे थीम को, पूरी व्यवस्था को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। जो एनपीएम है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, उसको जस्टिफाइड करने के लिए, उसके सवालों को बहुत रेखांकित करने के लिए कॉन्फ्रेंस भी होता है, और ये कॉन्फ्रेंस 1994 में होता है कपाम कॉन्फ्रेंस के शीर्षक से। कपाम का जैसा फुल फॉर्म ही है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और ये कॉन्फ्रेंस 1994 में कनाडा में ओटावा एक शहर है वहाँ पे होता है, और इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पे चर्चा होती है, और उनको वो कहते हैं कि निम्नलिखित बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। पहला है कि इस बात पे आम सहमति बन गई थी कि संपूर्ण विश्व में सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार की भूमिकाएं धीरे धीरे कम करने की दिशा में काम हो रहा है, यानी पब्लिक सेक्टर को हम श्रिंक कर रहे हैं, इस बात को रेखांकित किया गया इस सम्मेलन में। दूसरा, इसमें कुछ शक्तियां, यानी जो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है या रेवोल्यूशन है, उससे जरूरी जो क्रांति हुई उसको भी कहा गया है। साइंस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उस चीज़ों के आने से भी स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, इस बात को भी रेखांकित किया गया। थर्ड पॉइंट है, जो बहुध्रुवीय व्यवस्था में व्यापार संबंधी वार्तालाप है वो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तर पे होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। यानी जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें अगर कोई भी ट्रेड से रिलेटेड डायलॉग होता है तो वो बायलेटरल भी हो और मल्टीलेटरल स्तर पे भी होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। एंड लास्ट वन इज, वो मानते हैं भूमंडलीकरण एक सच्चाई है, इसलिए पेशेवर नेटवर्किंग और समझौता का होना अनिवार्य है। मतलब वो कह रहे हैं कि वी कांट फॉरगेट कि ग्लोबलाइजेशन इज़ ए रियलिटी, और जो सच्चाई है अगर, तो उसके हिसाब से हमको ढलना पड़ेगा। हमें प्रोफेशनल नेटवर्किंग को देखना चाहिए, हमें कोलैबोरेशन को देखना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरे एनपीएम के स्ट्रक्चर को भी आपने समझा। तो इस तरह से अभी तक के पूरे लेक्चर में हमने एनपीए और एनपीएम, दो इम्पॉर्टेंट पड़ाव जो है लोक प्रशासन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको समझने की कोशिश की। आगे के लेक्चर में हम एनपीएस की तरफ शिफ्ट करें, यानी कि न्यू पब्लिक सर्विस क्या है और वो कैसे आता है, उसका क्या योगदान है इसमें। न्यू पब्लिक सर्विस, रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट ने अपनी एक लेख न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग रादर देन स्टीयरिंग में नवीन लोक सेवा या नव लोक सेवा या न्यू पब्लिक सर्विस को विस्तार से बताया है। जो नव लोक सेवा है उसके 3 रूट्स हैं, 3 जड़ें हैं, जिसको अगर हम समझेंगे तो हम इससे एनपीएस को, न्यू पब्लिक सर्विस को समझने में हमें सहूलियत होगी। पहला जो जड़ है, पहला जो रूट है उसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक नागरिकतावाद का सिद्धांत, यानी थेरीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। जो दूसरा जड़ या रूट है उसका, वो है समुदाय और सिविल सोसाइटी का मॉडल, यानी मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी। एंड थर्ड वन इज सांगठनिक मानववाद और विमर्श सिद्धांत, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म एंड डिस्कोर्स थ्योरी। तो ये 3 डिफरेंट रूट्स के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। हम एक एक करके तीनों रूटों को पहले देखेंगे है क्या। फर्स्ट वन इज थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। इसके अंतर्गत लोकतंत्र और नागरिकता दोनों के प्रति विशिष्ट रूप से चिंतन होता है, यानी एक तरफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ सिटीजनशिप। और ऐसा माना गया है कि दूसरे शब्दों में कहे तो ये अधिक सक्रिय और संलग्न नागरिकतावाद की वकालत करता है। मतलब एक्टिव एंड इंडल्ज, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा इंडल्ज जो है वो सिटीजनशिप के संकल्पना को आगे बढ़ाता है। सैंडल जैसे विचारक लोकतांत्रिक नागरिकतावाद के विचार को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं ये एक अल्टरनेटिव है जिसमें शासन में व्यक्ति सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। यह विचार ऐसा मानता है कि नागरिक व्यापक लोकहित में कार्य करेगा तथा एक व्यापक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। वो मानता है कि सिटीजन जो है वो हमेशा एक ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें संपूर्ण के प्रति भी चिंता है, टोटलिटी के प्रति चिंता है, ओवरऑल के प्रति चिंता है, समुदाय के प्रति चिंता है, समुदाय के साथ एक अंतर संबंध बनाने की चिंता है। तो इस तरह से वो सिटीजन को खास तरजीह देते हैं, सिटीजनशिप को खास इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ
किंग्स और स्ट्राइप्स का 1998 का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम और इसको विशिष्ट तरीके से समझ सकते हैं। किंग्स और स्ट्राइप्स 1998 की माने तो प्रशासन को नागरिकों को नागरिक के रूप में ट्रीट करना चाहिए, ना कि मतदाता के रूप में, ना ही क्लाइंट्स के रूप में, ना ही ग्राहक के रूप में। वे साझा प्राधिकार और नियंत्रण को कम करने की बात करते हैं। आप समझ सकते हैं किंग और स्ट्राइप का ये कोटेशन कितना स्ट्रांगली कम्युनिकेशन कर रहा है, कितना मजबूती से हमें आपको बता रहा है कि अगर आप पब्लिक अथॉरिटी है तो आपको सिटीजन को ये समझ के ट्रीट करना है कि ये सिटीजन है, ये नागरिक है, वो वोटर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर नहीं है, वो किसी मार्केट का जो है कोई कस्टमर नहीं है, वो सिटीजन है। और अगर आप सिटीजन को सिटीजन की तरह आप रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब आप उसको सब कुछ देते हैं, आप उससे कंट्रोल जो आपने उसके ऊपर कब्जा करा हुआ है उस कंट्रोल से उसको निजात दिलाते हैं, उसको प्राधिकार से मुक्ति दिलाते हैं। इस प्रकार यह उपागम लोक प्रबंधन पर काफ़ी उत्तरदायित्व स्थापित करता है, नागरिकों में ट्रस्ट बहाल करता है। अगर आप नागरिक को नागरिक मानेंगे, अगर आप नागरिक को वोटर नहीं मानेंगे, नागरिक को क्लाइंट नहीं मानेंगे, उसके शेयर्ड वैल्यू की रक्षा करेंगे, उसके इमेजिनेशन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो नागरिक का आपके प्रति एक ट्रस्ट बहाल होगा, विश्वास बहाल होगा, और उससे जो है पूरी व्यवस्था बेहतर होगी। दूसरा, मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी, यानी समुदाय का क्या प्रतिमान है, क्या संकल्पना है, और सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज का क्या समझ है जो इसके जड़ के रूप में है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं एनपीए में तो कहीं सिविल सोसाइटी की बात नहीं हो रही थी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, लेकिन एनपीएस में हो रही है। ये नवीन लोक सेवा में सिविल सोसाइटी की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही है। तो कैसे हो रही है, क्या इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य? हाल के वर्षों में अमेरिका में समुदाय और सिविल सोसाइटी की अवधारणा के हितों को पुनः बल मिला। जो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट है उसको रीस्ट्रेंथन किया गया अमेरिका में, और महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक दलों ने, विभिन्न कैंपों के विचारकों ने, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंट्रलिस्ट हो, सब ने, बेस्ट सेलिंग लेखकों ने और लोकप्रिय टीकाकारों ने, जो कॉलम लिखते थे, सब ने इस बात को रेखांकित किया, अमेरिका में जो है समाज की अवधारणा धीरे धीरे पतन हो रहा है, और ऐसे समय में हमें समाज की समझ को पुनः बहाल करने की जरूरत है। यानी अमेरिका में सब लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है वो डिक्लाइनिंग के मोड में है, तो हमें फिर से उसको रीस्ट्रेंथन करना चाहिए। अमेरिका में बढ़ती विविधता के संदर्भ में समुदाय को समाज के भीतर एकता और संश्लेषण स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखना चाहिए। मतलब जो डाइवर्सिटी थे अमेरिका में, वहाँ पे कम्युनिटी को कहा गया कि कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर एक तरह से यूनिटी और सिंथेसिस स्टैब्लिश करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और ये कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट रोल है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो सिंथेसिस और स्टेबिलिटी या यूनिटी को स्टैब्लिश करे। और यहाँ पे रॉबर्ट पुटनम का नाम मैं फिर से लूँगा। रॉबर्ट पुटनम एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, वो सोशल कैपिटल का नोशन लेके आते हैं, और सोशल कैपिटल का आशय है, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल, यानी इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब धन, दौलत, पैसा और रिसोर्सेज से होता है, वैसे ही सोशल कैपिटल का मतलब होता है समाज में आपकी साख से होता है, समाज में आपका क्या औचित्य है, समाज में आपका क्या वर्चस्व है, आपका कितना नाम बिकता है समाज में, ये सामाजिक पूंजी है। तो दरअसल रॉबर्ट पुटनम द्वारा संलग्न नागरिकता सभी समूहों से जुड़े संगठनों और सरकारी इकाइयों को स्पष्ट करते हुए सोशल कैपिटल की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया है। और अमेरिका पे लिखे एक आर्टिकल में जिसका शीर्षक ही था ब्लोइंग एलोन, यानी इंडिविजुअल कैसे अकेला उबल रहा है इस साइंस टेक्नोलॉजी के युग में। जब हम पूरी तरह से समाज से कट जाते हैं, हम पूरी तरह से तकनीक और विज्ञान के दास बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या उभरती है, जहाँ की हमारा पूरा बेस कट गया है समाज से, तो हम अकेले उबल रहे हैं। इसी चुनौती को जो है रॉबर्ट पुटनम ने अमेरिकी समाज के संदर्भ में बताया था। एक बार फिर यहाँ पे जो है किंग्स और स्ट्राइप्स का ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सरकार को सामाजिक निर्माण तथा लोकतंत्र को मजबूत करने, त्वरित करने और समर्थन देने संबंधी एक महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक भूमिका निभाना है, और इससे नागरिकों और समुदाय के बीच महत्वपूर्ण संबंध जो है वो स्टैब्लिश होगा। मतलब सरकार को डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए, मजबूत करने के लिए और उसको त्वरित करने के लिए इम्पॉर्टेंट लेकिन क्रिटिकल भी, ऐसा नहीं कि सरकार को क्वेश्चन भी करना है, अब वो और उस पूरे प्रोसेस के साथ इंडल्ज होना है। और सरकार अगर इस तरह की भूमिका निभाएगी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो उससे होगा ये क्या कि नागरिक और समुदाय के बीच का संबंध पुनः मजबूत होगा, उसमें एक तरह की जो है
है आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी स्थापित होने की गुंजाइश बचेगी। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म एंड डिस्कोर्स थ्योरी, यानी सांगठनिक मानववाद और विमर्श सिद्धांत। पिछले 30-35 वर्षों में लोक प्रशासन के सिद्धांतकारों ने ऐसा महसूस किया कि हमें सामाजिक संगठन से जुड़े परंपरागत पद सोपानी उपागम और सामाजिक विज्ञान के सापेक्षवादी पॉजिटिविस्ट उपागमों के साथ जोड़कर पारस्परिक रूप से मजबूत करने पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा लगा कि हमें क्या करना है, हमें जो ट्रेडिशनल हायरार्किकल सिद्धांत है और जो पॉजिटिविस्ट और वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको मिला के आगे बढ़े। साथ ही साथ उसके तुरंत बाद नौकरशाही और सापेक्षवादी विचारों को चुनौती भी मिलने लगी। मतलब जो ट्रेडिशनल बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का मॉडल था, जहां नौकरशाही कंट्रोल कर रही है, नौकरशाही अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है, और दूसरी तरफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मॉडल है, क्लासिकल मैनेजमेंट का क्लासिकल थ्योरी है जो कि पॉजिटिविज्म को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। इन सबको चुनौती मिलने लग जाती है और उसके स्थान पर प्रबंधन और संगठन से जुड़े एक वैकल्पिक उपागम की बात की गई है। यहाँ ऐसा माने जाने लगा कि मैनेजमेंट के जो से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा एक हमें अल्टरनेटिव उपागम की जरूरत है, जिसमें ज्ञान संग्रहण से जुड़े नए उपागम, इंटरप्रेटिव थ्योरी और पोस्ट मॉडर्निज्म को खास तौर पे आगे बढ़ाया गया। और यहाँ पे जब हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, उसी में हमने इंटरप्रेटिव थ्योरी, जिसमें हार्मन जैसे विचारक हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म में फार्मर और फॉक्स और मिलर ने खास तौर पे इसे उस माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की। सामूहिक रूप से उपरोक्त उपागम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को सत्ता, प्राधिकार यानी अथॉरिटी और नियंत्रण के मुद्दे से, प्रभुत्व से मुक्त करके लोक संगठन के भीतर और बाहर कार्मिकों की जरूरत और चिंता को रेखांकित करता है। मतलब जो न्यू पब्लिक सर्विस है वो ऐसा मानता है कि ट्रेडिशनली जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता था वो कंट्रोल इस्टेब्लिश करता था, वो अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता था, तो उससे दूर रहना है हमें और उससे मुक्त करके लोक संगठन के भीतर और संगठन के बाहर भी, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी जो कार्मिक, जो पर्सनल, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, उनका चिंता क्या है, उसका कंसर्न क्या है, इसको रेखांकित करने पे जोर देते हैं। ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इतर है, अलग है। दूसरा, उत्तर आधुनिकतावाद के डिस्कोर्स सिद्धांत से भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को देखा जा सकता है। हालांकि विभिन्न पोस्ट मॉडर्न विचारकों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद है, परंतु सभी एक ही दिशा में निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इनका मानना है कि गवर्नेंस सभी दलों, नागरिकों और प्रशासकों के बीच सक्रिय और खुला विमर्श पर आधारित होना चाहिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि गवर्नेंस को लागू करें, अगर हम चाहते हैं शासन बेहतरी से काम करे, तो वहाँ नागरिक और प्रशासन दोनों मिलकर काम करें, तभी वो हो सकता है। और वो इस बात पे भी बल देते हैं कि लोक नौकरशाही को पुनः बहाल करने के लिए लोक संवाद की जरूरत है। अगर हम वी वांट टू सी पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, देन डेफिनेटली वी हैव टू क्रिएट ए पब्लिक डायलॉग। पब्लिक डायलॉग शुड बी एसेंशियल। अगर हम चाहते हैं कि नौकरशाही जो है वो लोक नौकरशाही हो, वो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी हो, तो हमें पब्लिक डायलॉग को भी जो है बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो वो न्यू पब्लिक सर्विस के माध्यम से सैद्धांतिक और बौद्धिक दोनों रूप से आगे बढ़ने की करते हैं। वो थ्योरेटिकली भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तीनों रूट जो है एक तरह से उसको एक सॉलिड बैकग्राउंड देता है। नागरिकता, समुदाय और नागरिक समाज, संगठनात्मक मानववादियों और उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन से संबंध विचारकों ने एक माहौल तैयार किया, जिसके कारण आज न्यू पब्लिक सर्विस के बारे में हमारी कुछ समझ बन पाई है। हालांकि कुछ विरोधाभास है। सभी लोग ने, सिटीजनशिप ने, कम्युनिटी ने, सिविल सोसाइटी ने, जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट के स्कॉलर ने और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर है, सब ने मिलकर काम किया है, तब हम एनपीएस के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं। हालांकि कुछ विरोधाभास है, परंतु जो कुछ सर्वसम्मत विचार है उसके आधार पर हम न्यू पब्लिक सर्विस को समझ सकते हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से देखें तो न्यू पब्लिक सर्विस को समझने के लिए आगे 7 व्यवहारिक सीख है जिसे हमें अपनाना चाहिए। और आगे के लेक्चर में हम जो है बारी बारी से इन्हीं 7 जो है व्यवहारिक सीख के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पहला सीख जो है वो है सर्विस रेदर देन स्टीयर, यानी कि सेवा ना कि कमान संभालने का भाव। दूसरा जो उसमें सीख है वो है द पब्लिक इंटरेस्ट इज द एम नॉट द बाय प्रोडक्ट, यानी जनहित ही लक्ष्य है, परिणाम नहीं।
थर्ड जो सीख है वो है थिंक स्ट्रैटेजिकली, एक्ट डेमोक्रेटिकली, यानी रणनीतिक रूप से सोचे, लोकतांत्रिक रूप से कार्य करे। फोर्थ जो है वो कहता है सर्विस सिटीजन नॉट कस्टमर, नागरिकों की सेवा करे, ग्राहकों की नहीं। फिफ्थ जो है वो ये कहता है अकाउंटेबिलिटी इज नॉट सिंपल, यानी जवाबदेही जो है वो सामान्य कार्य नहीं है। सिक्स्थ जो है वो ये कहता है वैल्यू पीपुल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी सिर्फ उत्पादकता को नहीं बल्कि लोगों को भी महत्व दीजिए। और सेवेंथ जो है वो ये कहता है वैल्यू सिटीजनशिप एंड पब्लिक एबव इंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमशीलता से ऊपर हमें नागरिकता और जनता को महत्व दे। तो हम बारी बारी से जो है अभी देखेंगे कि सातों जो सीख वो है क्या। पहली जो सीख है वो है सर्व रेदर देन स्टीयर, यानी सेवा ना कि कमान संभालने का भाव। अतीत में सरकार केंद्रीय भूमिका में होती थी और नियंत्रण रखती थी, और जिसे स्टीयरिंग ऑफ सोसाइटी यानी समाज का संचालन कहते हैं, मतलब वो समाज जो है स्टीयरिंग रखता था। आज के जटिल जीवन में इस प्रकार के सरकार की भूमिका ना तो संभव है और ना ही वाजिब। इसलिए आज के समय में लोक नीति को केवल सरकारी नीति निर्माण प्रक्रिया और परिणाम के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत सारे समूहों और संगठनों की भूमिका होती है। इस प्रकार सरकार एक महत्वपूर्ण एक्टर जरूर है, लेकिन वही एकमात्र एक्टर नहीं है। और हमें फिर से बैकग्राउंड के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। जब हम बेबेरियन नौकरशाही पढ़ रहे थे या इनिशियल डेज़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे थे, तो वहाँ स्टेट का कंट्रोल था, स्टेट के पास पावर था, स्टेट के पास कंट्रोल स्टीयरिंग पावर था। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, एक व्यक्ति संभालता है, वैसे स्टेट जो है उसको संभाल रहा था। लेकिन आज के समय में बदलते विश्व में हम जानते हैं कि परिस्थितियां बदली हैं और लोक नीति के निर्माण की प्रक्रिया भी बदली है। तो उसमें केवल राज्य के बूते की बात नहीं है कि वो ये संभाल पाए, तो राज्य के साथ बहुत सारे समूहों संगठनों को भी इसके साथ आगे सहभागी भूमिका में निभाना होगा। और यही कारण है कि केवल स्टेट महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन स्टेट ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, राज्य ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। आज सरकार निजी समूहों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर होती है जो समाज और नागरिकों की समस्या है। यानी अब राज्य का कलेवर बदला है, सरकार का चरित्र बदला है, और सरकार को लगता है कि फला समस्या जो है वो आम फहम की समस्या है, फला समस्या जो है वो लोकबाग की समस्या है, तो उसे हम किस तरह से विभिन्न संगठनों के माध्यम से, नागरिक समाज के माध्यम से उसे कैसे डील करें, उसे कैसे हम ख़त्म करें। आज लोक सेवक की भूमिका भी इस संदर्भ में बड़ी है। वह नागरिकों की मदद उसके शेयर्ड हितों को आर्टिकुलेट करने और उसकी प्राप्ति में करते हैं, ना कि नागरिक और समाज पर नकेल कसने और नियंत्रण करने में। ट्रेडिशनली जब हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है? ब्यूरोक्रेसी जस्ट लाइक ए माई बाप सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। नौकरशाही मतलब माई बाप, नौकरशाही मतलब वो आपके ऊपर नियंत्रण और आपको नकेल कसता है। लेकिन हम एनपीएस में जिस तरह के लोक नौकरशाही की बात कर रहे हैं, वो लोक नौकरशाही क्या करेगा? आम नागरिकों के जो इमेजिनेशन है, आम नागरिकों की जो संकल्पना है, उसको प्राप्ति करने में, उसको आर्टिकुलेट करने में मदद करेगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ी भूमिका है सिविल सर्विसेज की, बड़ी भूमिका है पब्लिक ऑफिसर्स की, इसको समझने की जरूरत है। आज के समय में लोक सेवक की भूमिका सर्विस डिलीवरी की भूमिका से कहीं अधिक है। अन्य क्षेत्र में भी वो भूमिका का निष्पादन कर रहे हैं। वह किस तरह से विचार विमर्श करता है, यानी किस तरह से वो डायलॉग कर रहा है, किस तरह से वो डेलिबरेशन कर रहा है, कैसे वार्तालाप कर रहा है, कैसे अलग अलग हितों जो परस्पर विरोधी हित हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश कर रहा है, कैसे वो अधिनिर्णय कर रहा है, यानी एडजुडिकेशन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका आप समझ सकते हैं। ये केवल कंट्रोल की भूमिका नहीं है, ये केवल पब्लिक सर्विस डिलीवरी की भूमिका नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिटीजन के लिए होल एंड सोल के रूप में हम पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं। यानी वो उसके साथ वार्तालाप कर रहा है, उसके साथ संवाद कर रहा है, अलग अलग जो हित हैं परस्पर विरोधी उनको आपस में लाके बातचीत करवा रहा है, वो जो एडजुडिकेशन तक का काम कर रहा है वो परिभाषित कर रहा है, और साथ ही साथ अपने प्रबंधकीय कौशल से, अपने जो उसका मैनेजरियल स्किल है उसके माध्यम का भी प्रयोग कर रहा है, ताकि काम इफेक्टिव हो और जो है वो एक निश्चित समय में हो। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका ये एक तरह से स्थापित करती है कि हमें सर्व करना है,
और शायद इसीलिए ये महत्वपूर्ण भूमिका हम कर पा रहे हैं। हम स्टीयर नहीं कर रहे, हम कमान नहीं संभाल रहे। सेकेंड वन इज द पब्लिक इंटरेस्ट इज द एम नॉट द बाय प्रोडक्ट। जनहित ही लक्ष्य है, परिणाम नहीं। लोक प्रशासकों को सार्वजनिक हित की सामूहिक और साझा धारणा, कलेक्टिव शेयर्ड नोशन के निर्माण में योगदान देना चाहिए। लक्ष्य व्यक्तिगत विकल्पों से प्रेरित त्वरित समाधान ढूंढना नहीं है, मतलब फटाफट सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है। लक्ष्य क्या है? लॉन्ग टर्म हो। लक्ष्य क्या है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो, साझे जिम्मेदारी के साथ हो, साझा हित हो उसके साथ, वो लक्ष्य है। और वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की भूमिका फिर से बदलती है, प्रॉफिट तक नहीं है, उसकी भूमिका जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। न्यू पब्लिक सर्विस ये मांग करती है कि समाज के निर्माण का विजन केवल निर्वाचित राजनीतिक नेताओं अथवा नियुक्त लोक प्रशासकों पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि यह व्यापक लोक संवाद और विचार विमर्श से होने वाली प्रक्रिया है। यानी न्यू पब्लिक सर्विस ये बोलता है कि जब हम समाज के कंस्ट्रक्शन की बात करें, समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो इसको केवल आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, केवल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर मत छोड़िए। उसके ऊपर छोड़िएगा तो काम नहीं हो सकता है। आपको सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लेनी है, तो आपको साथ में पब्लिक डायलॉग करना चाहिए, आपको विचार विमर्श करना चाहिए, तभी आप वो कर सकते हैं। केवल पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेट के संभलने से ये नहीं संभलने वाला, या उस पर छोड़ने से नहीं चलने वाला है। सरकार निश्चित तौर पर सुलभता वाली भूमिका में है, परंतु सरकार के ऊपर कुछ नैतिक दायित्व भी है, जिसके द्वारा वो जस्टिस और फेयरनेस को स्थापित कर सकता है, यानी न्याय और निष्पक्षता को स्थापित कर सकता है। दूसरे शब्दों में देखें तो सरकार लोक समस्या को समाप्त करने का माहौल सुलभ कराएगा, साथ ही साथ लोक हितों को अपने केंद्र में रखेगा, अर्थात वह लोकतांत्रिक मूल्य जैसे न्याय, निष्पक्षता, समानता की पूर्ति करने का प्रयास करेगा। यहाँ महत्वपूर्ण रूप से फिर से ये आर्ग्यूमेंट निकल के आ रहा है कि सरकार की भूमिका फैसिलिटेटर की होगी, और सरकार का कुछ मोरल दायित्व है, कुछ मोरल ऑब्लिगेशन है। और मोरल ऑब्लिगेशन क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन है कैसे जस्टिस और कैसे फेयरनेस, यानी न्याय और निष्पक्षता को कैसे स्थापित करे, कैसे लोक समस्याओं को सॉल्व करे, और कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी लोकतांत्रिक मूल्य जो है, जैसे न्याय है यानी जस्टिस है, निष्पक्षता है यानी फेयरनेस है, और समानता है यानी इक्वालिटी है, उसको कैसे एस्टैब्लिश करें। संक्षेप में, लोक सेवक ऐसा क्षेत्र बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा जिसमें नागरिक विमर्श के माध्यम से साझा मूल्य को स्पष्ट करे और सार्वजनिक हित की सामूहिक भावना विकसित कर सके। यानी जो सिटीजन है वो विमर्श के माध्यम से, वो डायलॉग के माध्यम से कुछ कलेक्टिव वैल्यू को क्लियर करे, उसको रेखांकित करे, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें वो जो है वो आगे बढ़े, उस दिशा में वो काम करे। थर्ड वन इज थिंक स्ट्रैटेजिकली, एक्ट डेमोक्रेटिक, यानी कि रणनीतिक रूप से सोचे जरूर, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार करे। सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नीतियां और कार्यक्रम सामूहिक प्रयासों और व्यवहारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सबसे प्रभावी और जिम्मेदारी से हो सकता है। मतलब जब भी आप पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नीति बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, कलेक्टिव प्रयास से और प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस के माध्यम से, वो सबसे जो है प्रभावी तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। और उसका कुछ साझा विजन भी है, कुछ कलेक्टिव विजन भी है, और उस कलेक्टिव विजन को महसूस करने के लिए अगला चरण क्या होता है? इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ हम विशिष्ट तरह से आगे बढ़ते हैं। और उस कलेक्टिव विजन को स्थापित करने से आपकी ड्यूटी केवल आप सरकार पे नहीं छोड़ सकते, वो कलेक्टिव विजन सबका विजन है, तो केवल आप सरकार को नहीं सोच सकते कि सरकार ही आपका ये कलेक्टिव विजन को ये पूर्ण करेगा। तो इंपॉर्टेंटली स्कॉलर कह रहे हैं कि सभी दल इस प्रक्रिया में एक साथ आएंगे, यानी सभी दल। यहाँ दल का मतलब स्टेट से भी है, यहाँ दल का मतलब सिविल सोसाइटी से, यहाँ दल का मतलब डिफरेंट ग्रुप से है, और वो सभी लोग मिलके क्या करेंगे? नागरिक शिक्षा यानी सिविल एडुकेशन संबंधी कार्यक्रमों को लाएंगे, लोगों को प्रशिक्षण करेंगे। यानी सिविल एडुकेशन के आप प्रोग्राम ला रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्यों? ताकि सिविल लीडर्स पैदा हो, नागरिक नेता पैदा हो, और जो सिविक जिम्मेदारियों को पालन करे। यानी
देखिए, आप सिविक एजुकेशन ला रहे हैं ताकि आप ट्रेनिंग दीजिए, सिविक लीडर पैदा हो उससे, और उस लीडर में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। ये एक शेयर्ड विजन है और उसको आप तभी करिएगा जब आप डेमोक्रेटिक तरीके से इस पूरे काम को करिएगा। फिर यहाँ यह सवाल आता है कि यह सब कैसे होगा भला? निश्चित तौर पे इसमें सरकार की बड़ी भूमिका होगी, जो राजनीतिक नेतृत्व को बहाल करेगा। इससे नागरिकों में जिम्मेदारी का संचार होगा और लोग आपस में मिलकर समाज निर्माण में कार्य करेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार को रूल आउट करके कुछ कर रहे हैं, सरकार के साथ करेंगे हम। सरकार इसलिए ज़रूरी होगी क्योंकि सरकार के प्रति आम फहम में एक विश्वास है, और वो सरकार क्या करेगा, आपके ऊपर राजनीतिक नेतृत्व बहाल करेगा। और राजनीतिक नेतृत्व बहाल होने से क्या होगा कि नागरिकों में जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो आपस में मिलकर समाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण काम करेंगे। सरकार समुदाय का निर्माण कतई नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि समुदाय जो है वो सरकार के निर्माण से पूर्व की संस्था है, परंतु सरकार, और विशिष्ट शब्दों में बोले तो राजनीतिक नेतृत्व एक प्रभावी और जवाबदेह नागरिक तैयार करने का काम जरूर कर सकता है। क्योंकि सरकार, जैसे आपने देखा कि वो राजनीतिक नेतृत्व ला रहा है, उससे आपके अंदर संचार हो रहा है और आप आपस में मिलकर समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो सरकार का काम है एक अच्छा नागरिक तैयार करने का पृष्ठभूमि तैयार करना, और वो जमीनी काम सरकार जरूर कर सकता है। लोगों को इस प्रकार जरूर एहसास होगा कि यदि सरकार रिस्पॉन्सिव, खुली और सुलभ होगी तो उसका विकास होगा। मतलब डेफिनेटली सिटीजन विल रियलाइज कि इफ गवर्नमेंट विल बी मोर फैसिलिटेटेड, मोर ओपन, तो उससे उसका विकास होगा। और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में नागरिकतावाद की संकल्पना जो है वो पूर्ण होगी। तभी सिटीजनशिप की संकल्पना पूरी होगी। यदि आम नागरिक को लगे कि हमारी सरकार जो है ओपन है, रिस्पॉन्सिव है, ट्रांसपेरेंट है, इंक्लूसिव है, यानी खुली है, क्रियाशील है, पारदर्शी है, समावेशी है, तभी जो है वो नागरिकतावाद का पूरा संकल्पना जो है आप देख सकते हैं परिपूर्ण हो सकता है। फोर्थ इज सर्विस सिटीजन्स नॉट कस्टमर्स, यानी नागरिकों की सेवा करे, ग्राहकों की करे नहीं। एनपीएस नागरिकों को नागरिक के रूप में देखता है और इस बात को फोकस करता है कि लोक हित का परिणाम साझे मूल्यों पर केंद्रण करना है, ना कि व्यक्तिगत हितों पर। यानी पब्लिक इंटरेस्ट जो है हमेशा शेयर्ड वैल्यू के साथ निकल के आता है, व्यक्तिगत हितों पे ये बेस्ड नहीं है। इस प्रकार लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट ग्राहकों की मांग की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं, बल्कि सभी नागरिकों के बीच और साथ विश्वास और समझौता स्थापित करने के लिए होते हैं। यहाँ फिर से इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि किस तरह से जो लोक सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट ग्राहकों के केवल मांगों की पूर्ति के लिए नहीं है। पब्लिक सर्वेंट नागरिकों के बीच और साथ, दोनों अंदर और साथ में दोनों विश्वास और समझौता स्थापित करने के लिए, उनके बीच ट्रस्ट स्थापित करने के लिए, उनके बीच कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। एनपीएस इस बात को भी स्वीकार करता है कि सरकार और नागरिकों के बीच का संबंध वैसा नहीं है जैसा व्यवसाय और ग्राहक का है। कितना खूबसूरत पंक्ति है ये, आप देख सकते हैं कि सरकार और नागरिक का बीच का संबंध वैसा नहीं है जैसा बाजार और ग्राहक के बीच का है, क्योंकि सरकार हर नागरिकों के साथ एक समान ट्रीट करता है, एक समान भाव से ट्रीट करता है, बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करता है। सरकार के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस जाति से हैं, सरकार के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस लिंग से हैं, सरकार के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस वर्ग से हैं। सरकार एक समान चश्मे में सभी नागरिकों को देखता है, बिना किसी मांग के। यहाँ केवल लाभ और मुनाफे का भाव नहीं है, बल्कि नागरिकता, परस्पर विश्वास और आपसी समझौते का विषय है। ये मेजर डिफरेंस है एनपीएम और एनपीएस में। एनपीएम जब आप पढ़ रहे थे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ऑसबर्न और गैबलर का जो हमने मॉडल देखा, उसमें एक मॉडल ही है, वो कह रहा है कस्टमर बेस जो है वो गवर्नेंस होगा। तो जहां वहां आप नागरिक को वहां कस्टमर मान रहे और खुद बाजार बन रहे हैं, तो बाजार और कस्टमर का जो है रिलेशनशिप जो है वो मोल भाव पे बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं यहाँ सरकार और नागरिक के बीच का संबंध अलग है। सरकार और नागरिक के बीच का संबंध वैसा नहीं है जैसा कि बाजार और ग्राहक का होता है। बाजार जो है कीमतों को बढ़ाता है, ग्राहकों को ठगता है। बाजार जो है वो ग्राहकों को एक ट्रैप में फंसा के रखता है।
लेकिन सरकार जो है वो जन कल्याण के विषय पे काम करता है, वो जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। तो उस मुनाफे का भाव है ही नहीं। सरकार जो है आप देखते हैं कि नागरिकता, परस्पर विश्वास और आपसी समझौते पर बेस्ड है, यानी सिटीजनशिप को वो तवज्जो देता है। वो म्यूचुअल जो है वो आप कह सकते हैं कि विश्वास को, ट्रस्ट को वो इंपॉर्टेंस देता है और आपसी समझौते को वो देता है। सरकार इस तरह से जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में है जो तीनों चीज़ों को आगे बहाल करने की बात करता है। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी इज नॉट सिंपल, यानी जवाबदेही जो है वो सामान्य नहीं है। जवाबदेही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टर्म है और वो जो है सामान्य नहीं है। लोक सेवकों को बाजार से अधिक जो है ध्यान देना चाहिए। उन्हें वैधानिक और संवैधानिक कानूनों पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो लीगल कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, उसको ध्यान देना चाहिए। उनको सामुदायिक मूल्यों को ध्यान देना चाहिए, यानी जो कम्युनिटी के वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान देना चाहिए। उनको राजनीतिक मानदंडों का ध्यान देना चाहिए और एक तरह से नागरिक हितों का ध्यान देना चाहिए। ये राज्य का ये काम होना चाहिए, लोक सेवकों का ये काम होना चाहिए। जवाबदेही का मुद्दा बहुत जटिल है अगर आप देखें तो। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब था? अकाउंटेबिलिटी का मतलब था कि किस तरह से लोक प्रशासन जो है वो सरकारी अफसर के प्रति अकाउंटेबल होगा। वहां अकाउंटेबिलिटी का यही मतलब है, जो सबऑर्डिनेट है वो सरकारी अफसर के प्रति कैसे अकाउंटेबल होंगे। वहीं नवीन लोक प्रबंधन के अंतर्गत आप देखते थे अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब था। अकाउंटेबिलिटी का मतलब था कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी आती है, कैसे मितव्ययता को इस्टेब्लिश करिएगा, कैसे बाजारवादी शक्तियों के प्रति अनुक्रियाशीलता रखिएगा। ये अकाउंटेबिलिटी है वहाँ। लेकिन नवीन लोक सेवा में अलग तरह की अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ व्यवहारिक नज़रिए से उसको देखने की बात की गई है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी निर्णय जो होगा वो संवाद पे आधारित होगा, यानी डायलॉग पे बेस्ड होगा। नागरिक सशक्तिकरण यानी सिटीजन एम्पावरमेंट पे बेस्ड होगा और व्यापक नागरिक सक्रियतावाद से संबंध होगा। और जो डिटेल्ड है और ब्रॉडर सिटीजन सक्रियतावाद है, एक्टिविज्म है, वहाँ से ये होगा। ये अकाउंटेबिलिटी है। इसके लिए लोक सेवकों को इस बात का पुख्ता करना चाहिए कि लोक समस्याओं का समाधान कानूनों, लोकतांत्रिक नियमों और अन्य जटिल संबंधों के माध्यम से होता है। अगर आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान करिएगा तो उसके लिए कानून है, उसके लिए लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो उसको आगे कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसके माध्यम से उसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज वैल्यू पीपुल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी। केवल उत्पादकता को नहीं देखिए बल्कि लोगों को भी महत्व दीजिए। सार्वजनिक संगठन और नेटवर्क जिसमें वो भाग लेते हैं लंबे समय से सफल इसलिए अधिक रहे हैं, उसकी संभावना इसलिए है यदि वे सभी लोगों को सम्मान के आधार पर सहयोग और साझे नेतृत्व की प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित होंगे। यानी सभी लोगों को आप सम्मान करते हैं, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोगों को म्यूचुअली कोऑपरेट करते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कलेक्टिव लीडरशिप की भावना के माध्यम से संचालित होते हैं। नई लोक सेवा महत्वपूर्ण रूप से जो है वह लोगों के द्वारा प्रबंधन को फोकस करता है। जैसा आपने देखा इसमें वैल्यू पीपल, लोगों को फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो ये मान के चल रहा है कि आपको लोगों के द्वारा प्रबंधन करना है। इसके लिए लोगों को केवल आप उत्पादकता के संदर्भ में नहीं समझ सकते कि आप ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो आपका वैल्यू है, ये नहीं होगा। इसलिए लोक सेवक को चाहिए कि वो नागरिकों को सम्मान के साथ व्यवहार करे और उसी तरह जिस तरह से वो प्रबंधक को करता है। तो आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए सिटीजन को, जैसे आप अपने मैनेजमेंट को ट्रीट करते हैं। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम वैल्यू पीपुल की बात कर रहे हैं। नवीन लोक सेवा में साझा नेतृत्व, कोलैबोरेशन और सशक्तिकरण यानी कि शेयर्ड लीडरशिप, कोलैबोरेशन और एम्पावरमेंट किसी संगठन के भीतर और बाहर दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम बन जाता है। और साझा नेतृत्व की धारणा पारस्परिक सम्मान, सहयोजन और समर्थन पर आधारित होती है। जो न्यू पब्लिक सर्विस है वहाँ शेयर्ड लीडरशिप की बात हम कर रहे हैं, वहाँ हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ संगठन के भीतर और संगठन के बाहर दोनों एक महत्वपूर्ण नियम होगा। शेयर्ड लीडरशिप, कोलैबोरेशन और एम्पावरमेंट। और साझा नेतृत्व की बात जब हम कर रहे हैं तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एकोमोडेशन और सपोर्ट तीनों पे बेस्ड होगा।
यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए एक चीज, जो बर्न जैसे विचारक कहते हैं, लोगों के माध्यम से और उनके साथ काम करके किया गया नेतृत्व प्रतिभागियों को बदल देता है और उनका ध्यान उच्च स्तरीय मूल्यों पर केंद्रित करता है। जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और लीडरशिप डेवलप करेंगे, तो उससे माइंडसेट चेंज होता है, उससे वैल्यू क्रिएट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज वैल्यू सिटीजनशिप एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हमें नागरिकता को फोकस करना है उद्यमशीलता के स्थान पर, सार्वजनिक हित को फोकस करना है उद्यमशीलता के स्थान पे। महत्वपूर्ण है कि नवीन लोक प्रबंधन, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था, वो लोक प्रशासन को उद्यमशील प्रबंधन की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करता था, सोचने के लिए प्रेरित करता था और उसमें उद्देश्यों को बहुत दायरे में अधिकतम उत्पादकता और ग्राहकों की संतुष्टि के साथ देखा जाएगा। वहां देखा गया कि वहां तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को संतुष्ट कीजिएगा, तब सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन जो नवीन लोक सेवा है वो क्या करता है कि लोक प्रशासकों को अपनी एजेंसियों और कार्यक्रमों का व्यवसायिक मालिक के रूप में नहीं देखता। अगर आप पब्लिक सर्वेंट है तो अपनी एजेंसी के माई बाप है, ऐसा नहीं मानता है वो। यहां फिर से किंग और स्ट्राइप्स का एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार का स्वामित्व तो नागरिकों के पास होता है। गवर्नमेंट का ऑनरशिप अगर किसी के पास है तो वो सिटीजन के पास है, और उसी के संदर्भ में हमें इसे देखने की जरूरत है। तो धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी और एनपीएस के पूरे डिबेट को हम इसके साथ संदर्भ में देख सकते हैं। शुक्रिया।